नमस्कार दोस्तों, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज वर्णमाला की अंतिम क्लास है। कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, वो और आज कर लीजिए। आज के बाद कल से आपकी संधि शुरू होगी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए 15 के बाद 16वां क्वेश्चन, घा का उच्चारण स्थान बताइए। पहला है मूर्धन, दूसरा कंठ, तीसरा तालु तथा चौथा दंत। घा पहले देखना है हमें, घा किस वर्ग में आता है। तो का खा गा घा अंगा, जो घा है घा का वर्ग में आता है। अब बताइए का वर्ग का उच्चारण कहां से होता है। तो का से का वर्ग, का से कंठ, यानी कि ठीक है। तो घा वर्ग का उच्चारण, घा का उच्चारण कंठ से होगा। अब देखिए 17वां, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन बताए थे मैंने आपको, कौन कौन से होते हैं। त्र, त्रा और ज्ञा तथा श्रा। देखिए इसमें से कौन सा होगा, ज्ञा। ये संयुक्त व्यंजन है। जे उच्छिप्त है और ये आपका उच्छिप्त है। का वर्ग का पंचम अक्षर है। अब देखिए 18वां, निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, यानी दांत से नहीं बोला जाता है। पहले बताइए आप, दांत से कौन सा वर्ग बोला जाता है। दांत में ता है बाद में, तो ता वर्ग दांत से बोला जाता है। तो इनमें से जो ता वर्ग का नहीं होगा वही इसका सही आंसर होगा। तो ता ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें दंत नहीं है कह रहा है वो। तो ता था दा ये भी नहीं होगा, ना ये भी नहीं होगा, ये टा होगा। क्योंकि टा जो है, टा बोला जाता है मूर्धन से, टा वर्ग पूरा मूर्धन से बोला जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। देखिए अंत याद रखना है, जिसके अंत में आ है उन्हें कहते हैं अकारांत। देखिए इसमें बाद में अंत जुड़ा हुआ है, अकारांत। रांत में अलग करिए तो अंत आएगा। आ अंत में हो तो उसे कहते हैं अकारांत। अब देखिए 20 नंबर, हिंदी में कुल स्वरों की संख्या बताइए। कुल स्वर कहा है, यानी टोटल स्वर कितने होते हैं। देखिए वैसे उच्चारण के आधार पर 10 होते हैं, उसमें 3 को छोड़ दिया जाता है। किनको, एक ऋषि और एक अंग एक आहा, इन 3 को छोड़ दिया जाता है। 10 होते हैं, लेकिन उसने टोटल कुल कहा है। तो कुल कितने हुए तीनों को मिलाकर 13। ठीक है। अब देखिए अगला, हिंदी वर्णमाला व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। व्यंजन कुल 35 होते हैं, लेकिन यदि इसे हटा दिया जाए, 2 को, उच्छिप्त व्यंजन को हटा दिया जाए तो 33 होते हैं। अब देखिए अगला, निम्न में कौन सा पश्च स्वर है। पश्च स्वर के बारे में बात हो रही है, यानी कि पीछे का स्वर। और पीछे जब भी बात होगी, जीभ के 3 पार्ट होते हैं। जीभ के एक अग्रभाग, एक मध्य भाग और पश्च भाग बताया था। तो मध्य भाग से बोला जाता है छोटा आ, मध्य भाग से बोला जाता है छोटा आ, और अग्रभाग से बोला जाता है छोटी ई, बड़ी ई, ए तथा आय। मैंने ट्रिक भी बताई थी अग्रभाग से बोले जाने की। जब जीभ के अग्रभाग में मिर्ची लगती है तो कैसी आवाज आती है, ई, और वो पानी के लिए भागता है। तो दूसरा व्यक्ति क्या करता है, ए कहां जा रहे हो। तो छोटी ई, बड़ी ई, ए, आय, ये चारों जीभ के अग्रभाग से बोले जाते हैं, तथा इसके अलावा जो बचते हैं उनको पश्च भाग में आते हैं। तो बड़ा आ, देखिए इसके बाद अग्र और मध्य मैंने की गई है, यानी कि ये पश्चिम में आएगा। छोटी ई इसके बाद अग्रभाग में की गई है, तो ये नहीं होगा। जा और ढा की तो बात ही नहीं, क्योंकि स्वर की बात हो रही है यहाँ पे। अब देखिए अगला 23वां नंबर, निम्न में कौन अयोग वाय है। अयोग वाय मतलब जिसमें आ का योग हो। तो 2 बताए थे मैंने, कौन कौन से, एक अंग और आहा। अंग अनुस्वार होता है और आहा विसर्ग होता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन, ये होगा नहीं। विसर्ग, देखिए विसर्ग ही अयोग वाय में आता है, यही होगा आपसे। अब देखिए अगला क्वेश्चन 24, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है।
तो पहले हम देखेंगे छा किस वर्ग में आता है। तो चा जो है वो छा चा के बाद आता है, चा छा। तो चा वर्ग किससे बोला जाता है, ये तालु से बोला जाता है चा वर्ग। तो तालब, उच्चारण स्थान क्या होगा, तालब। अब देखिए 25 नंबर, या रा लावा किस वर्ग के व्यंजन हैं। देखिए या रा लावा इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। कहाँ है इसका ऑप्शन, अंतस्थ व्यंजन। चारों अंतस्थ व्यंजन में आते हैं और अंतस्थ व्यंजन कैसे होते हैं, अल्पप्राण होते हैं तथा सघोष होते हैं। या और वा अड़स्वर में आते हैं, रा लुंठित व्यंजन में आता है और ला पार्श्विक व्यंजन में आता है। ठीक है। अब देखिए 26 नंबर, अनुनासिक का संबंध होता है। पहले अनुनासिक का मतलब समझिए। अनुनासिक का मतलब है, देखिए नाक लिखा हुआ है इसमें, नाक के साथ साथ मुंह। तो यदि ऑप्शन में है केवल नाक तो ये नहीं होगा, यदि है केवल मुंह ये भी नहीं होगा। अनुनासिक में हवा मुंह के साथ से निकलती है, तो नाक और मुंह दोनों से संबंध होता है अनुनासिक का मतलब, अनुनासिक या नासिक। ठीक है। अब देखिए अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है वर्ग का प्रथमाक्षर, दूसरा है वर्ग का तृतीयाक्षर, तीसरा है वर्ग का चतुर्थाक्षर और चौथा है वर्ग का पंचमाक्षर। यानी कि ये कह रहा है, जो आपको सारणी बताई थी मैंने, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो आपको बताया था उसी सारणी का पांचवा कॉलम है वो नासिक व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, नासिक या अनुनासिक। यानी कि जिसमें जिन वर्णों को बोलते समय हवा मुंह के साथ साथ नाक से निकले तो वो अनुनासिक या नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। तो कौन सा होगा इसमें, वर्ग का पंचमाक्षर। अब देखिए 28 नंबर, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। पहला और, दूसरा ए, तीसरा का तथा चौथा कौन सा है, ता। देखिए जिसमें कि बोलते समय ध्वनि कंठ के साथ साथ ओष्ठ मतलब होंठ से निकले, दोनों का प्रयोग हो, वो ध्वनि बताना है। बताया था मैंने, इसमें आ प्लस उ, आ बोला जाता है कंठ से, उ बोला जाता है होंठ से। जब ये दोनों मिलते हैं तो बनता है ओ। ओ और जो आव होता है वो दोनों कंठ और ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं। तो देखिए इसमें ओ या आओ कहाँ है, तो ये तो होगा नहीं, का होगा नहीं, ता होगा नहीं, तो औ, इसमें क्योंकि औ प्रयोग किया गया है। तो इसी के साथ आज आपका वर्णमाला चैप्टर समाप्त होता है। कल से संधि चैप्टर की शुरुआत होगी। यदि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है तो कृपया कमेंट में जरूर करें और सब्सक्राइब तथा लाइक जरूर करें। धन्यवाद।